नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेत्राम भारती है और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ 1960 और 70 के दशक की एक कहानीकार, एक कवयित्री जिनका नाम कमला चौधरी है। उनके कथा साहित्य से उनकी एक कहानी। जी हाँ, कमला चौधरी। उनकी ख़ास बात यह है कि उन्होंने उमर खयाम की रुबाइयों का पद्य अनुवाद भी किया है और लगभग 5 कहानी संग्रह उनके इस अंतराल में आए। तो आइए, आज मैं उन्हीं की एक कहानी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छी लगेगी। तो कहानी का शीर्षक है अपमान। जी हाँ, अपमान। तो आइए सुनते हैं। भैया, क्या खुर्जा जा रहे हो? दशहरे की छुट्टियां मौसी ही के पास व्यतीत करूंगा। उन्हें मुझसे बहुत शिकायत है। भैया, मैं भी तो बहुत दिनों से मौसी के घर नहीं गई, मुझे भी ले चलो। माता जी आज्ञा दे दे तो चलो, मुझे क्या दिक्कत है। मीरा माता जी से आज्ञा लेने भाग गई और कुछ ही मिनट में वापस आकर बोली, माता जी ने कह दिया चली जा। तो फिर ठीक है, सामान ठीक कर लो। अच्छा। मीरा प्रसन्न होकर जाने का उपक्रम करने लगी। उसे रोककर सुधीर ने कहा, मेरे एक मित्र भी साथ चल रहे हैं। तो क्या हुआ भैया? होगा क्या, तेरे कारण मुंह में टांके लगाकर बैठना पड़ेगा। ओह, बुलंद शहर से खुर्जा तक बहुत लंबा सफ़र है ना। एक काम करना भैया, मुझे लेडीज़ कंपार्टमेंट में बिठा देना, मैं तुम्हारे बीच में खलल नहीं डालूंगी। अच्छा ठीक है, जा अपना सामान बांध ले। मीरा स्वयं ही लेडीज़ कंपार्टमेंट में बैठ गई। सुधीर अपने मित्र के साथ बराबर वाले डिब्बे में बैठकर गपशप करने लगा। आश्विन का मास था। दिन भर की तीव्र धूप के पश्चात संध्या अत्यंत सुहावनी और कुछ शीतल हो उठी थी। मीरा की मृग शावक जैसी सुंदर आंखें प्रकृति का मनोरम सौंदर्य अवलोकन करने में तल्लीन हो गई। खिड़की से सिर निकालकर वह एकटक सामने से गुजरने वाले दृश्यों को देखने लगी। हरे हरे खेत, जंगल, नदी, तालाब वातावरण में अत्यधिक आकर्षण भर रहे थे। गाड़ी पूर्ण गति से चली जा रही थी। मीरा को मालूम न था कि जिस प्रकार वह इस समय सब कुछ भूलकर प्रकृति के सौंदर्य में तन्मय थी, उसी प्रकार बराबर के डब्बे में खिड़की के बाहर सिर निकाले कोई उसके रूप वैभव पर आंखें गड़ाए मुग्ध होकर अपने आसपास के वातावरण और अपने को सर्वथा भूल गया था। सहसा उसे ज्ञान हुआ इस बात का। लजाकर मीरा ने अपनी दृष्टि फेरते हुए देखा कि 2 सुंदर बड़ी बड़ी आंखें अब भी निर्निमेष दृष्टि से उसे निहारे ही जा रही थीं। उस मुख पर न पश्चाताप की कोई रेखा थी, न लज्जा की, बल्कि मीरा के लजा जाने से उसके अधर किंचित मुस्कुरा उठे। मीरा को उस मुस्कुराहट में शरारत खेलती नजर पड़ी। यह तो उसके रूप लावण्य से खिलवाड़ था। वह भले ही सुंदर हो, किंतु उस सुंदर रूप के अंदर छिपा हुआ हृदय मीरा को काले भंवरे के ही समान असुंदर और क्रूर जान पड़ा। किसी मद भरे नव विकसित पुष्प को देखकर लोभ संवरण न कर मुंह मार देना और फिर गुनगुन करके अपनी विजय पर गर्व युक्त स्वर से गुंजारना। इसी प्रकार की मनोवृत्ति कदाचित इस स्वरूपवान नवयुवक की भी है। उसे क्या अधिकार है इस प्रकार मुझसे अपना मनोरंजन करने का? लज्जा और अपमान की उत्तेजना के फलस्वरूप उसका गौर मुख रक्त वर्णन हो गया। क्रोध से तिल मिलाकर उसने चाहा कि चेन खींचकर ट्रेन रोक दे। क्षण मात्र में उसकी मनोदशा ने दृढ़ता और आत्माभिमान प्राप्त कर लिया, जिसके फलस्वरूप वह अपना मुंह पहले से भी अधिक बाहर करके अटल होकर बैठ गई, ताकि नवयुवक महोदय भली प्रकार आंखें गड़ा गड़ा कर उसे देख सके। उसके अधरों पर गर्व तथा व्यंग मिश्रित मुस्कुराहट व्यक्त हो गई।
मीरा के इस भाव और मुस्कुराहट ने उस नवयुवक के मन पर दूसरे ही प्रकार का प्रभाव डाला। उसके मन की प्रसन्नता और उत्साह को प्रोत्साहन मिला। अतएव वह उसी प्रकार निर्निमेष दृष्टि से ताकता रहा। अपनी आंखें सामने के दृश्यों में गड़ाए निश्चेष्ट बैठी रही मीरा। नवयुवक को वह दृश्य अपूर्व जान पड़ रहा था और उसकी चाहना थी अनंत काल तक गाड़ी चलती रहे और वह उसी प्रकार उस सौंदर्य की प्रतिमा को पर आंखें गड़ाए रही। किंतु गाड़ी खुर्जा जंक्शन पर खड़ी हो गई और एक बारगी नवयुवक की आंखों का कार्य रुक गया। हृदय की तीव्र गति में फिर भी कोई अंतर नहीं आया। उसे एक ठेस लगी। उस ठेस की पीड़ा समस्त अंतःस्थल में समा गई। गहरी सांस खींचकर अटैची हाथ में लेकर नवयुवक तत्परता से उतर पड़ा। अपनी अनुराग भरी दृष्टि एक बार फिर उस ओर दौड़ाई। दृष्टियां मिल न सकी। उस समय यदि मीरा देखती तो जान पाती कि उन आंखों में केवल पिपासा ही नहीं, उसके रूप पर श्रद्धा, आस्था और वास्तविकता की आसक्ति भी थी। मीरा अब भी उसी प्रकार निश्चल बैठी थी, मानो संगमरमर की मूर्ति हो। उसने लक्ष्य किया, भाई और भाई के मित्र गाड़ी से उतरकर सामान उतार रहे हैं। फिर भी वह न ढीली न डुली और न उसने उतरने का उपक्रम ही किया। उसी समय बगल में लाल हरी झंडियां दबाए गार्ड उधर से निकला। हठात मीरा के मन में चेतना जागृत हुई। विद्युत सी चमक कर उसने गार्ड को पुकारकर हाथ से ठहरने का संकेत किया। गार्ड के खड़े होते ही कितने ही लोग कौतूहलवश उधर देखने लगे। मीरा ने गंभीरतापूर्वक रास्ते की पूरी कथा सुना दी और अंगुली से नवयुवक की ओर संकेत कर दिया। किसी अप्रिय घटना का अनुमान करके सुधीर भागकर मीरा के समीप आया। भाई को सम्मुख देख मीरा अपने पर संयम न रख सकी। अपमान की वेदना आंखों में छलछला आई। युवक इतनी देर बाद जैसे अब होश में आया हो। मीरा के मुख पर आंसू और उसे अपनी ओर इशारा करते देखकर उसे अपनी भूल का स्मरण हो आया। प्रकृतिस्थ होकर उसने सोचा, वास्तव में आज मुझसे अपराध बन पड़ा है। मेरा यह कृत्य मुझ जैसे सुसंस्कृत मनुष्य के लिए सर्वथा अनुचित है। उसका हृदय धक धक करने लगा। गार्ड और सुधीर को अपनी ओर आवेश में आते देख नवयुवक पुल की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते गर्दन नीचे करके खड़ा रहा और उस प्रकार जैसे स्वतः ही उसने अपने को अपराधी घोषित कर दिया। गार्ड भद्र पुरुष था। एक सभ्य परिवार की नवयुवती के साथ किसी युवक का यह गुंडों जैसा व्यवहार उसके मन को सर्वथा अनुचित ही नहीं, अपमानजनक भी प्रतीत हुआ और उसने उस युवक को यथेष्ट लज्जित करके दंड देने की बात सोची। और सुधीर ने क्रोध से तिलमिलाते हुए सोचा, यदि गार्ड ने कुछ उचित दंड की व्यवस्था न की और इस हजरत से झूठ बोलकर चीर चपड़ करने की चेष्टा की तो वह अपने वरिष्ठ हाथों से उसकी भली प्रकार मरम्मत करेगा। सुधीर का मित्र भी कुछ इसी प्रकार की बातें सोचता हुआ पीछे पीछे चला आ रहा था, किंतु समीप पहुंचकर उस नवयुवक के व्यक्तित्व का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन वीरों के हौसले ठंडे पड़ गए। गार्ड के एक ही बार पूछने पर नवयुवक ने आंखें नीचे किए हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। तीनों व्यक्तियों के मस्तिष्क में एक सा ही विचार उत्पन्न हुआ। यदि वह चाहता तो इनकार कर सकता था। मीरा के पास अपराध सिद्ध करने के लिए एक भी उपयुक्त प्रमाण नहीं था। वह नवयुवक चतुर या ऐसे ही कृत्यों का अभ्यस्त होता तो अवश्य ही अनेक बनावटी बातें कर उल्टे मीरा को ही दोषी ठहरा सकता था, किंतु उसने ऐसा कुछ ना कहकर सच्ची बात स्वीकार कर ली। गार्ड के क्रोध में शिथिलता आने लगी। मीरा के मुख से उक्त घटना का उल्लेख सुनकर उसने समझा था कि वह युवक गया गुजरा और आवारा होगा, किंतु अब उसकी आकृति, अपराध स्वीकृति का ढंग और मुख पर पश्चाताप मिश्रित लज्जा की रेखाएं देखकर उसकी धारणा बदल गई। यह कोई भले घर का लड़का है, कॉलेज का छात्र मालूम होता है। आजकल कॉलेज के लड़के रोमांस की खोज में दीवाने रहते हैं।
यह उसी मनोवृत्ति का प्रभाव है। गार्ड ने नोटबुक जेब से निकालते हुए प्रश्न किया, महाशय आपका शुभ नाम? जी भारत भूषण। युवक और भी लज्जा से सराबोर हो गया, आंखें पृथ्वी में गड़ गई। अंदर से आवाज उठी, धिक्कार है इस नाम। गार्ड ने दूसरा प्रश्न किया, कहाँ के बासिंदे हैं? जी मैं मेरठ कॉलेज में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपके पिता का नाम और पूरा पता? अपने स्वर में मधुरता और विनय के भाव भरकर युवक ने उत्तर दिया, जी कार्रवाई करने के लिए मेरा इतना ही पता यथेष्ट है। पिताजी का नाम ना पूछिए, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। गार्ड ने मुस्कुरा कर कहा, क्या आप अपने इस अपराध के विषय में कुछ बतलाने की कृपा करेंगे? कुछ भर्राई आवाज में उत्तर मिला, जी इसके संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकूंगा। कुछ भी तो नहीं। गार्ड ने देखा युवक की आंखें सजल हो गई हैं। साथ ही उसने यह भी लक्ष्य किया कि बहुत सी आंखें कौतूहलवश उन लोगों की ओर देख रही थी और सुधीर और रमेश के समीप होने के कारण वह बहुत ही लज्जित हो रहा था और ठीक तरह से कुछ कह नहीं पा रहा था। अतः गार्ड ने सुधीर से कहा, देखिए आप व्यर्थ अपना समय क्यों नष्ट करते हैं? अपनी बहन को लेकर चलिए, बेचारी परेशान हो रही होगी। मैं इनसे बात करके जैसा भी उचित समझूंगा दंड दूंगा। आप जाइए प्लीज। सुधीर ने अनुभव किया कि गार्ड की सलाह बिल्कुल ठीक है। स्टेशन पर खड़े हुए लोग उस नवयुवक के साथ ही मीरा को भी कौतूहलपूर्ण दृष्टि से ताक रहे थे और मीरा लज्जा के मारे सिकुड़ी जा रही थी। इसीलिए यहां अधिक रुकना बुद्धिमत्ता की बात तो नहीं थी। कुली से सामान उठाकर वह मीरा के साथ पुल की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। दूर खड़ी मीरा अपने अपराधी के मुख पर आने जाने वाले भावों को भली प्रकार लक्ष्य कर रही थी। वह सोच में पड़ गई। उसके मन को लगा जैसे वह अपराध अनजाने में ही हो गया था। मीरा का मन क्षण भर में ही मान अपमान सब कुछ भूलकर उस युवक के प्रति दयार्द्र हो उठा। वह पछताने लगी कि व्यर्थ ही उसने गार्ड से कहकर उस बेचारे को इतने मनुष्यों के सामने लज्जित किया। न जाने वैसे ये ऐसी हरकतों के अभ्यस्त नहीं जान पड़ते। करुणा और भावुकता के वशीभूत होकर मीरा अपने को ही कोसने लगी। वह क्यों खिड़की से सिर निकाल कर बैठी, जैसे उसने ही उस युवक को छेड़छाड़ करने की प्रवृत्ति प्रदान की हो। आत्मग्लानि बेचारे को ना जाने कितना दुख देगी और गार्ड भी तो ना जाने कैसे दंड की व्यवस्था करे। तांगे तक पहुंचते पहुंचते अपने मनोभाव द्वारा परास्त मीरा विचलित हो उठी। भैया मेरा रेशमी रुमाल है ना पुल पर गिर गया है, तुम सामान रखवाओ, मैं देख कर आती हूँ। और मीरा अकेले ही जल्दी जल्दी पैर रखते हुए पुल की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। उधर वह नवयुवक धीरे धीरे शिथिल सम पुल की सीढ़ियों पर उतर रहा था। मीरा ठिठक गई। दोनों की दृष्टियां फिर मिल गईं। तुरंत नवयुवक ने आंखें नीचे कर ली। मीरा ने समझा इस पल मात्र के दृष्टि सम्मेलन से अपने मन का भाव तनिक भी नहीं प्रकट हो सका है। हाँफती हुई वह फिर उसी गति से भागने से लगी। गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी छोड़ने का सिग्नल दे रहा था। उसी समय दौड़ी हुई मीरा उसके समीप पहुंच गई और निसंकोच भाव से उससे कहा, क्षमा करें, मैं जानना चाहती हूं कि उस मामले में आपने क्या निश्चय किया। गार्ड ने कहा, देखिए आप दुखी ना हो, मैं स्वयं ही अनुभव करता हूं कि वह नवयुवक कैसा ही सज्जन क्यों ना हो, पर उसने वास्तव में आपका अपमान किया है। मैंने सोचा है कि मेरठ कॉलेज के प्रिंसिपल को लिख दो, उसे अपने किए का फल मिल जाएगा। और गार्ड अपने डब्बे में बैठने के लिए तेजी से चलने लगा। मीरा भी जल्दी जल्दी पैर रखते हुए गार्ड के साथ भागने लगी। मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है, वह बहुत ज़्यादा लज्जित हुए हैं ना। मैं समझती हूँ कि यही दंड उनके लिए पर्याप्त है। कृपया आप प्रिंसिपल को ना लिखें। उन्होंने कॉलेज से निकाल दिया तो बेचारे का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। कहीं गार्ड गाड़ी में न चढ़ जाए
इसलिए हड़बड़ाहट में मीरा ने उसकी बाह पकड़ ली। मजबूरन गार्ड को तनिक ठहराने का संकेत करना पड़ा। रुककर उसने जेब से नोटबुक निकाली और उसका एक पन्ना फाड़कर मीरा के हाथ में देकर कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। जैसी आपकी इच्छा। वह मुस्कुराकर ट्रेन पर सवार हो गया। उस मुस्कुराहट से लजाकर मीरा ने अपना मुख नीचा कर लिया। उसके हाथ उठाकर नमस्ते भी न करते बना। पर्चा हाथ में दबाए हुए चारों ओर देखती हुए पुल की ओर भागने लगी। किसी परिचित मनुष्य ने या भाई ने आकर उसकी यह दशा तो नहीं देख ली। किसी को न देखकर उसने संतोष की सांस ली। फिर अपने को स्थिर करने की चेष्टा करती हुई धीरे धीरे चलने लगी। प्लेटफॉर्म के दरवाजे पर ही सुधीर से भेंट हो गई। वह मीरा की तलाश में आ रहा था। मिल गया तेरा रुमाल? हाँ, मिल गया भैया, मिल गया। अरे तो इतना हाँप क्यों रही हो? मालूम होता है बहुत बढ़िया रुमाल है। हाँ भैया, भागती हुई तो गई थी और भागती हुई आई हूँ, इसीलिए हाँप रही हूँ। और वह तांगे पर बैठ गई। सुधीर के मित्र को अन्यंत्र जाना था, अतः वह दूसरे तांगे में बैठकर कुछ आगे चला गया। सुधीर ने ध्यान से देखा। मीरा के मुख पर उस घटना के फलस्वरूप अब दुख या पीड़ा का कोई चिन्ह शेष नहीं था। शांति की सांस लेकर उसने कहा, मीरा देख, वहाँ चलकर रेल वाली घटना का किसी से जिक्र ना करना। अच्छा भैया, नहीं करूँगी। उसका मन स्वतः ही चाह रहा था कि वह बात यहीं समाप्त हो जाए और घर में किसी को भी कुछ मालूम ना हो सके। मौसी के घर पहुंचकर मीरा ने दिन तो किसी प्रकार हंसी खेल में बिता दिया, किंतु रात में उसे नींद आना कठिन हो गया। रेल का वह दृश्य चेष्टा करने पर भी किसी प्रकार आंखों के सामने से ओझल नहीं होता था। वह घटना व्यापक रूप से उसकी चिंता का कारण बन गई थी और उसमें वह अपना ही दोष देख रही थी। नवयुवक के मन की हार पर क्रोध करके और अपमान अनुभव करके उसने अपने मन को उससे भी अधिक पराजित कर लिया था। उचित तो यह था कि हंसकर उसके इस कृत्य की उपेक्षा करती और उस बात को वहीं समाप्त कर देती, किंतु उसने स्वतः उसे महत्व दिया। सोचते सोचते मीरा ने अनुभव किया कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। फिर उसने सोचा कि एक कार्य तो उसने साहस और सराहना का अवश्य ही किया है कि गार्ड से अनुरोध करके उसके द्वारा होने वाली कार्रवाई को समाप्त कर दिया। किंतु अभियुक्त को क्या मालूम कि उसके ऊपर से अभियोग हटा लिया गया है। कितना पीड़ित, कितना दुखी हो रहा होगा वह। कहीं ऐसा ना हो कि अपमान और लांछना से बचने के लिए वह अपने अनिष्ट का विचार करने लगे। हे भगवान, मुझसे ये कैसी भारी भूल हो गई। कहीं उसका कुछ अहित ना हो जाए, उसके प्राणों पर ना बनाए। यदि कुछ ऐसी बात हो गई तो मुझे घोर पातक लगेगा। मीरा अब सैया पर न लेट सकी। कुछ सोचकर धीरे से उठकर कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके लैंप की बत्ती तेज कर पत्र लिखने लगी। उस अनजान नवयुवक को लिखे गए पत्र में उसने सारी बातें साफ साफ लिख दी और विनयपूर्वक शब्दों में क्षमा याचना की। अब चिंता हुई यह पत्र उसके पास पहुंचे कैसे। गार्ड से मिले हुए नोटबुक के पन्ने में मेरठ कॉलेज का पता दिया हुआ था। कॉलेज के पते से पत्र भेजना तो ठीक ना होगा। लाचार मीरा पत्र तकिए के नीचे रखकर बिछौने पर लेट गई। वह खुर्जा क्यों आया है और कहाँ ठहरा है। प्रातः से संध्या तक मेरठ जाने वाली सभी गाड़ियां किसी न किसी बहाने से देखने की चेष्टा करूंगी। संभव है उनसे भेंट हो जाए। सवेरे उसने अपनी मौसेरी बहन सविता से कहा कि सविता, चल कहीं घूम आवे, मौसम देख बड़ा सुहावना हो रहा है। सविता से उसकी खूब पटती थी। वह तुरंत राजी हो गई। घर के छोटे नौकर रामू को साथ लेकर दोनों बाहर सड़क पर आ गई। मीरा की इच्छा अनुसार स्टेशन तक घूमने जाने का निश्चय हुआ। रामू के बाल हृदय को इस समय सबसे अधिक हर्ष हो रहा था, क्योंकि सैर करने से अधिक झाड़ू बुहारी से छुट्टी पा जाने के विचार से ही उसे आनंद हो रहा था। कहने लगा, बीबी जी पीछे वाले रास्ते से चलो, कुछ वहाँ घूमना भी हो सकेगा और रेल की पटरी पार करके स्टेशन भी पहुँच जाएंगे। हाँ बहन, रामू ठीक कहता है,
सीधे रास्ते से तो स्टेशन बहुत ही समीप है, सविता ने कहा। रामू की इच्छा पूर्ण हुई और तीनों पीछे के रास्ते से घूमते हुए स्टेशन पहुंचे। एक कुली से बात करके मेरठ जाने वाली गाड़ियों का समय मालूम कर लिया। उस समय भी मेरठ जाने वाली एक गाड़ी तैयार थी। मीरा ने प्लेटफॉर्म पर घूमकर भली भांति मुसाफिरों को देखा, किंतु वह कहीं नहीं दिखाई दिया। निराश होकर संध्या की गाड़ी देखने का निश्चय करके वह घर लौट आई। उस दिन मौसी से आज्ञा मांगकर वे लोग लगभग सारा दिन घर से बाहर ही घूमते फिरते रहे। मीरा की आंखें सावधानी से किसी को खोजती रहीं। संध्या का समय जलपान के पश्चात सुधीर अपने मित्रों के साथ घूमने चला गया। सविता और मीरा रामू को साथ लेकर स्टेशन उसी रास्ते से चल पड़ी। अब बात कर लेते हैं भारत भूषण जी की। उनके साथ क्या हुआ। भारत भूषण मुरादाबाद में रहने वाले एक रिटायर्ड जज का इकलौता पुत्र था। जज साहब ने उसे एक कॉन्वेंट में शिक्षा दिलाई और अब वह 4th ईयर में आर्ट्स का विद्यार्थी था। उसकी बुद्धि बहुत तीव्र थी और वह सदैव अपनी कक्षा में प्रथम आता था। वह शालीन, मिष्टभाषी, भावुक, सुसंस्कृत, सौंदर्योपासक और काव्य प्रेमी था। अपने एक संबंधी के पुत्र के यज्ञोपवीत में सम्मिलित होने के लिए खुर्जा जा रहा था। रास्ते में प्रकृति के उस मनोमुग्धकारी वातावरण ने उसके हृदय में काव्य प्रेरणा उत्पन्न की और वह कविता का विषय सोचने लगा। उसी समय उसकी दृष्टि मीरा के सौंदर्य से जा उलझी। हृदय का अणु अणु अनुराग से भर गया। मनोप्रवृत्ति सब कुछ भूलकर मीरा के सौंदर्य में निमग्न हो गई। भारत भूषण के जीवन में किसी नारी के सौंदर्य में आकर्षण पाने का आज ये पहला ही अवसर था। बाल्यकाल से अब तक वह स्त्रियों के संपर्क में रहा था। उसके चारों ओर का वातावरण आधुनिक सभ्यता से परिपूर्ण था। इस कारण आधुनिक समाज की कितनी ही युवतियों से उसका परिचय था तथा बहुत से साथ पढ़ने के कारण भी उसके संपर्क में आ गई थी। भारत भूषण के मन में उन लोगों के प्रति कभी अनुराग या वासना के भाव जागृत नहीं हुए। मीरा के प्रति भी उसके मन में कुवासना उत्पन्न नहीं हुई थी और न उसके सौंदर्य से मनोरंजन करने की प्रवृत्ति ही। किसी दैवी शक्ति के वशीभूत हो जाने के कारण ही वह उसके प्रति आकृष्ट हुआ था। उस घटना के पश्चात अब तक उसे एक क्षण को भी शांति नहीं प्राप्त हुई थी। वह सारी रात सो भी ना सका। अत्यंत कठिनाई से उसने इतना समय व्यतीत किया। उत्सव में किसी प्रकार छुटकारा पाकर मेरठ जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा में चुपचाप गर्दन झुकाए चिंता में निमग्न वह पुल के नीचे अन्य मुसाफिरों से अलग बैठा था। संबंधी के घर की भीड़ भाड़ उसे बहुत ही अरुचिकर प्रतीत हुई थी। एकांत के लिए उसका मन छटपटा रहा था। इसी कारण उन लोगों से विदा होकर वह गाड़ी के समय से बहुत पहले ही स्टेशन आकर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया था। उसका कार्यक्रम यहाँ से लौटकर मेरठ में होने वाले टेनिस मैच में भाग लेने और फिर मुरादाबाद जाने का था, किंतु कल से उसके मन से घर जाने का हर्ष और उत्साह लोप सा हो गया था। रेल की घटना के उपरांत उसके हृदय में भारी हलचल मची हुई थी। गार्ड ने यदि प्रिंसिपल को इस घटना के संबंध में लिख दिया तो उनके सम्मुख लज्जित होना पड़ेगा। सबसे अधिक दुख इस बात का था कि उसके चरित्र की ओर से प्रिंसिपल के मन में अब पहले किसी धारणा नहीं रह जाएगी। उस घटना का सच्चा विवरण शब्दों द्वारा वह कैसे बता सकेगा, और कहीं पिता के कानों तक ये बात पहुंच गई तो उन्हें कितनी परेशानी झेलनी होगी। मन ही मन यह हलचल उसे बहुत ही व्यग्र बना रही थी। निराशा से हृदय भरा जा रहा था। वह कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा था कि आने वाली विपत्ति के लिए उसे क्या उपाय करना चाहिए। भारत भूषण के हृदय में वेदना का स्रोत तो पड़ने लगा। उसे जान पड़ा भविष्य अंधकारपूर्ण है, परिस्थितियां विपरीत हैं। गाड़ी आने का धड़ 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 का शब्द कानों में पड़ा। हृदय की गति तीव्र हो गई। उसी समय उसके हाथ पर हल्के स्पर्श का आभास पाकर वह चौंक उठा। ध्यान भंग हो गया। कल्पना की रेखाएं विलीन हो गई। उसने सचेत होकर देखा, एक लड़का उसके हाथ में पत्र देकर भागा जा रहा था। उड़ती दृष्टि हाथ के लिफाफे पर डाली। सुंदर अक्षरों में उसका नाम लिखा हुआ था। मन शिखर उठा।
हृदय में गुदगुदी सी होने लगी, किंतु लिफाफा खोलकर देखने का अवसर नहीं था। पत्र वहाँ कहीं आंखों से ओझल न हो जाए, दृष्टि उसके साथ ही भागने लगी और उस पत्थर तक पहुंचकर रुक गई जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में खुर्जा जंक्शन लिखा हुआ था। वह अत्यधिक विस्मित हो उठा, पत्थर के पीछे वायु में उड़ती हुई साड़ियों के पल्ले देखकर। भारतभूषण मंत्र मुग्ध सा उसी ओर भागने लगा। समीप पहुंचते ही वह सहसा रुक गया। सलेटी रंग की साड़ी के अंचल को संभालने की चेष्टा करती हुई, गर्दन घुमाकर अनुरागपूर्ण दृष्टि से ताकती हुई पत्र प्रेमिका मुस्कुरा पड़ी। वह दृष्टि भारतभूषण के लिए नवीन थी, किंतु आंखें परिचित थी। चकाचौंध के मिटते ही उसने चाहा इसे पीछे पीछे भागने की कैफियत दे दें, किंतु वाणी ने साथ न दिया। हृदय आनंद से भर गया। दृष्टि ने जहाँ तक सहायता की वह देखता रहा उन सुंदर पैरों की गति। जब तक कि वे दिखाई देते रहे तब तक वह देखता रहा। फिर एक दीर्घ निश्वास खींचकर वह पत्र पढ़ने लगा। मीरा जा चुकी थी। सहसा गाड़ी की ध्वनि ने उसे फिर चौंका दिया। आंखें उठाकर उसने देखा गाड़ी जा रही थी। पत्र दोबारा पढ़ने की इच्छा से वह पुल के नीचे जाकर बैठ गया। इधर सुधीर ने ऑफिस से शीघ्र ही छुट्टी पा जाने की बहुत चेष्टा की, किंतु सफल न हुआ। वह मन ही मन असंतुष्ट हो गया। उन्होंने विवाह के इतने निकट सूचना क्यों दी? ठीक बारात की अगवानी के समय वह घर पहुंच सका। वर के स्वागत के लिए सब लोग द्वार पर उपस्थित थे। कौतूहलवश सुधीर कुछ आगे बढ़कर ध्यान से देखने लगा। आज उसकी बहन की शादी जो थी, वह दूल्हे को देखने लगा। मोटर में सेहरे की लड़ियां हाथ में उठाए मंद मंद मुस्कुराते हुए स्वरूपवान दूल्हे को देखकर उसकी प्रसन्नता लोप हो गई। मुख पर अंधकार और हृदय पर विषाद छा गया। तिल मिलाकर वह घर के भीतर भागा। वधू के वेश में वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित जयमाल डालने की प्रतीक्षा में खड़ी हुई मीरा को हाथ पकड़कर घसीटता हुआ वह कमरे में ले आया। मीरा की एक सहेली ने चकित होकर पूछा, क्या बात है सुधीर भैया, क्या हुआ? मीरा से एक जरूरी बात कहनी है, तुम जाओ यहाँ से। भाई की घबराहट और उसके मुख पर क्रोध के चिन्ह देखकर मीरा को कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। वह घसीटती सी चली गई और कमरे में पहुंचकर प्रशंसा सूचक दृष्टि से भाई का मुख देखने लगी। हाँफते हुए सुधीर ने कहा, मीरा यह तो वही लड़का है मीरा। पिताजी ने तो लिखा था कि उन्होंने तुम्हारी इच्छा अनुसार विवाह ठीक किया है, पर यह लड़का तो। हाँ भैया, मीरा ने गर्दन हिलाकर धीरे से कहा और लजाकर आंखें नीचे कर ली। यह विवाह मेरी ही इच्छा अनुसार हो रहा है भैया। सुधीर आश्चर्य से उसके खिले हुए चेहरे की ओर देखता रह गया। धन्यवाद।